गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारे टॉपिक जैसे हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका वन बाई करके सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। उसी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम एक ऐसे टॉपिक पे पहुंचे हैं। उसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर क्या है कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैट में कैसा बिहेव करता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर है, उसमें जो कंडक्टर वो कैसे बिहेव करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो आजकल का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आपको पता चलता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके मार्क्स उसके क्या करे किए हुए, डिवाइड किए हुए। आपको उसी वे में तैयारी करनी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? या तो कोई थ्योरेटिकल पार्ट या फिर कोई ये मान लो कोई फॉर्मूला, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से ही आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वैसे तो आपकी सारी पीछे पढ़ चुके, लेकिन हम इसके अंदर अलग से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टर, आपको पता है कि कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और जो क्या करे, करंट को क्या कर सके, अपने अंदर से क्या करे, फ्लो कर सके। जो करंट को फ्लो कर सके, जिसके अंदर खुद के पास अपने पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। अब देखो वो कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? inside a conductor inside a conductor electric field will be zero. Electric field will be zero. क्या ये बात सही है? क्या ये चीज आपको मैंने पढ़ाई है क्या कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो? पहली प्रॉपर्टी की कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे होता है वो चीज बता भी दी, और एक बार वापस अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। अगर आप कंडक्टर ले रहे हो, कंडक्टर में क्या होता है, मैंने यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज रख दिया। होता क्या है कि जब आप इसको प्लस चार्ज रखोगे तो कंडक्टर के अंदर जो प्रोसेस चलती है, कौन सी प्रोसेस? इंडक्शन की प्रोसेस चलती है। और इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो चार्ज होता है उसके ऑपोजिट चार्ज वो क्या कर लेता है? प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये क्या करता है, जितना चार्ज अपने पास होता है उतना का उतना चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या कर लेता है? प्रोड्यूस कर लेता है। पॉजिटिव चार्ज था, इंडक्शन के थ्रू कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो वो भी कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर लेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा कर लेगा? नेगेटिव। इस थ्रू मतलब ऐसी प्रोसेस उसके अंदर क्या करती रहती है? चलती रहती है। अब जैसे इसको देखोगे तो आपको क्या देखने का मिलेगा कि कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने के उतने क्या हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है? जीरो। और आपने सुना है कि अगर किसी के अंदर टोटल चार्ज क्या हो? जीरो हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कि Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो। तो आप क्या कह सकते हो कि कंडक्टर के अंदर रियल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या, कौन सी प्रोसेस? इंडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है, जिसके थ्रू जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने के उतने कौन से चार्ज हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, जो दोनों इक्वली होने के कारण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल करके पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। अब देखो जो चार्ज यहाँ अंदर था वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाता है? सरफेस पे आ जाता है। ये तो है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो याद रखना, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। समझ आ गया क्या? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है?
एट द सरफेस ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या है, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या कहना चाह रहे थे, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी सरफेस की क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात सही है या नहीं, चलो प्रूव करते हैं। मैं मान के चलती हूँ कि आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर कुछ भी कोई भी शेप ले लूं, प्लस चार्ज, चार्ज पूरा का पूरा क्या होता है सरफेस पे। तो एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुकी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो, क्योंकि चार्ज है और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, परपेंडिकुलर, कितना एंगल बनेगा 90। जरूरी थोड़ी है, ये चीज तो अपन को प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर होता है। हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पर क्यों होता है, चलो मैं ये मान के चलूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे मान लो E, कि वो 90 ना होके कितना एंगल बना रहा है थीटा, और थीटा यहाँ कितना एंगल बना रहा है थीटा, और थीटा को कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 पार्ट में, एक तो E cos थीटा और एक क्या होता है E sin थीटा। अब सोचो, होता ऐसे है, वास्तव में परपेंडिकुलर होता है, प्रूव करना है, इसलिए मैं मान के चला कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, ई केस लेके चलती हूँ कि परपेंडिकुलर नहीं है, और नहीं है तो ई कैसे होगा, ऐसे किसी थीटा एंगल पे, और थीटा एंगल पे है तो कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो कौन सा ई cos थीटा और एक कौन सा ई sin थीटा, कि ई ऐसे है और ऐसे है तो मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो cos थीटा और एक sin थीटा। अब देखो होता क्या, ई cos थीटा क्या करेगा, यहाँ जो चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और यहाँ पे कोई चार्ज है तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और मूव करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ वाला चार्ज मूव करेगा इधर, और यहाँ कोई चार्ज है तो उस पे फोर्स लगेगा, वो ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ वाला चार्ज आगे वाले पे फोर्स लगाएगा तो वो ऐसे मूव करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास जो चार्ज है वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, और मूव करने लगेंगे तो आपको पता है अगर आपका चार्ज मूव करने लगता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका अगर करंट फ्लो हो जाएगा तो करंट फ्लो होता है किससे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और आप पता है कि यहाँ कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके कहीं भी पोटेंशियल का मान निकाला था अपन ने तो कितना था, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो होगा कैसे, क्योंकि आप जानते हो अगर पानी का भी फ्लो करना है तो क्या होता है, अप लेवल से लोअर की ओर होता है। अगर हाइट पे पानी है तो उससे पानी कहाँ आता है, नीचे फ्लो देखे तो हाई से क्या होता है, लो की ओर होता है। वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते इसका मतलब इसका एक ही कारण है, E cos थीटा अगर 0 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। और ये 0 कब हो सकता है, जब थीटा का मान क्या हो, 90, और थीटा का मान 90 होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ऐसे परपेंडिकुलर।
तो आप कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कौन सी सरफेस के, कंडक्टर की सरफेस के। तो आपके पास दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। चार्ज कितना होता है, 0 होता है। दूसरा आपका क्या हो गया कि उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कर लो। थर्ड, थर्ड क्या है, the interior of conductor can have no axis of charge, can have no axis charge in static state। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अपन पढ़ने के बाद अपन ने उसको एक बार बना लेते हैं। क्या कि पहला क्या था कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस पे होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। चार्ज भी कितना होगा, 0। और यहाँ जो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पॉइंट पढ़ चुके, दो पॉइंट आप पढ़ चुके। तीसरा पॉइंट है स्टैटिक स्टेट है, जो आपकी इस स्टेट है उसके अंदर आपके पास चार्ज क्या है, 0। अगर आपको उसको चार्ज देना है तब भी आप उसको अंदर चार्ज नहीं दे सकते। टोटल चार्ज क्या होगा, 0। क्योंकि आपको चार्ज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। और दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। तो वर्क कितना होगा, पोटेंशियल। क्योंकि आप जानते हो, सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अगर आपका वर्क निकालना हो तो चार्ज डेल वी, पोटेंशियल अंदर सब जगह क्या होगा, सेम। यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना का उतना पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क भी कितना हो जाएगा, 0। और वर्क 0 है तो आप क्या कोई चार्ज दे सकते हो क्या, चार्ज को लेके आ सकते हो क्या। तो आप कहोगे कि अगर आपका कोई कंडक्टर है तो उसको आप कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। जो चार्ज होगा उसकी सरफेस पे जो चार्ज है उससे ज्यादा अगर चार्ज देना चाहो तो उसके अंदर एक्सिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गया, ये पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट है कि उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पूरा का पूरा सरफेस पे होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता। समझ आ गए, 3 पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर is same as potential at the surface of कि क्या है कि आपके पास जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
inside the conductor is same as potential at the surface of conductor, कि जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा बना हुआ था, ये कंडक्टर था, अंदर चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो, टोटल चार्ज कितना होगा बाहर। आपको पूछा है कि जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे, अगर यहाँ डिस्टेंस आर है तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। अगर मैं रेडियस कैपिटल आर हूं तो इस पॉइंट पे, अगर आपका पॉइंट ए पे पोटेंशियल इतना है तो पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। होगा नहीं होगा? अपन ने निकाला था कहाँ, अपन ने निकाला था जब अपन ने गॉस लॉ का यूज करते हुए निकाला था, कहां से आ रहे थे, इनफाइनाइट से कहां तक आ रहे थे, अंदर किसी पॉइंट बी पर, तो अंदर पॉइंट बी तक आओगे। और किससे फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर डॉट क्या था, डीएस वेक्टर, डी वेक्टर ले लो, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निकाला था ना। आपने किया क्या था कि इनफाइनाइट से कहां तक आना है, बी तक आना है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल का, ई डॉट डी आर। एक सेकेंड, हाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला था रिलेशन में, ये वाला। आपको कहां तक आना था, इनफाइनाइट से उस पॉइंट बी तक आना था, तो मैं इनफाइनाइट से कहां आ रही हूँ, बी पॉइंट तक निकला हुआ है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, तो आपको पता है इनफाइनाइट से पहले कहां तक आओगे, इस ए पॉइंट तक आओगे, फिर ए पॉइंट से कहां जाओगे, बी पॉइंट तक। क्यों जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट में अलग है, या फिर आप कह सकते हो सरफेस तक आ रहे हो तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये चीज पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इनफाइनाइट से कहां आना है, ए ई एस डी आर। तो सर यहाँ पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वो कब होगा, और वो कितना था, इसको सोल्व करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे तो के क्यू अपॉन आर निकाल भी दिया था आपने। तो आप क्या कहोगे कि अगर आप पोटेंशियल किसकी जगह निकालते हो, अंदर भी पोटेंशियल निकालते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों जगह क्या डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो, और अंदर जीरो है तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो तो क्या जीरो होगा, और जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो ही कहां वर्क करेगा, अंदर वर्क करेगा। ये इसकी है कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। और इसका पांचवा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, पांचवा पॉइंट क्या कहना जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of conductor, electric field at the surface of conductor will be sigma upon epsilon naught। एम के डायरेक्शन को शो करता है कि कंडक्टर की जो सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ये आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं एक कंडक्टर ले लूं, चलो ये कंडक्टर प्लस ये आपने क्या ले लिया, कंडक्टर, और उसकी सरफेस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं ये पॉइंट यहां ना लेके, देखो यहां सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मैं इस सरफेस के पास ही एक पॉइंट और ले लूं यहाँ पे, जैसे मैं ऐड करता हूं, तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर एकदम इसके जस्ट पास में कोई पॉइंट है, इसके जस्ट पास में कोई पॉइंट है, तो यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना का उतना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होगा नहीं होगा, कि अगर इसके पास में कोई पॉइंट है तो अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे होगा नहीं होगा।
अब अपन निकालते हैं कि आपके पास इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो वो का वो पॉइंट इस पे होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे गॉस लॉ का यूज किया जाता है, और गॉस लॉ क्या कहता है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सबसे पहले क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो मैं क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस सिलेंडर बना, एक क्लोज सरफेस सिलेंडर बना लिया। अब होगा क्या, कितनी सरफेस है सिलेंडर की? पहले तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दूसरा चार्ज भी कितना होगा 0, पूरा का पूरा चार्ज क्या है सरफेस पे, और सरफेस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, परपेंडिकुलर की ई। यहां जिधर होगी इसके पास ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी ऐसे ही होगा। अब कितनी है उसका एरिया वेक्टर, सबसे पहला क्या है ये वाला पार्ट, इसमें आपको एरिया वेक्टर पूछे तो कहां होगा, ए नीचे, इसका एरिया वेक्टर पूछे तो कहां होगा, ए, और इसका एरिया वेक्टर पूछे तो कहां होगा, ऐसे होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ यूज करना है, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपका फॉर्मूला E डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ये मान के चलो कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो आपको इसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है, वी नो दैट, वो बाद में निकालेंगे। चलो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा। आपको इसका निकालना है तो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, तो इसको मैंने कितना पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3। फर्स्ट ई डी ए कोस थीटा प्लस सेकंड ई डी ए कोस थीटा प्लस थर्ड ई डी ए कोस थीटा इक्वल समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता नहीं होता? सेम गॉस लॉ, बस मैंने क्या मान के चला, यहाँ पॉइंट है, इसके जस्ट एक पॉइंट और मान लिया, क्योंकि यहाँ जितना अगर ये पेन है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके जस्ट पास में दूसरा पेन रख दूं तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, तो मैंने वो पॉइंट माना है और गॉस लॉ लगाया है। अब देखो फर्स्ट क्या है, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये पार्ट, तो अब लगाओ गॉस लॉ। पहले तो इनका देख लो, फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू फर्स्ट में क्या हो जाएगी, 0, तो फर्स्ट पूरा पार्ट क्या होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। सेकंड पार्ट ई डी ए है, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा 90, तो आप क्या लिखोगे, कोस 90। और थर्ड क्या है, ई भी ऊपर, ए भी ऊपर, और कोस 0 इक्वल समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा 0, क्योंकि cos 90 बच गया क्या, ई डी ए, cos 0 की वैल्यू बन समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को क्या ले लो बाहर, और ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ समेशन डी ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ए समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन क्या होता है, टोटल चार्ज निकालना है इनसाइड डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ क्या होता है, ये आपको इस एरिया के अंदर क्या निकालना है, क्योंकि इस एरिया के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो आपको क्या निकालना है, समेशन ऑफ क्यू, चार्ज निकालना है तो सिग्मा ए। वैल्यू पुट अप करूंगी तो क्या आ जाएगा, ई ए की जगह ई ए, यहाँ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एन के किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। तो ये देखो, ये और ये चीज सेम है या नहीं है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था कि इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऊपर वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद छठा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको कंप्लीट होने चाहिए। पहला, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0, चार्ज भी कितना होना चाहिए, 0। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था, इसके अंदर आप एक्सिस ऑफ चार्ज क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क की वैल्यू कितनी होती है, 0, या ये कह सकते हो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। और चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना,
चौथा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चौथा पॉइंट, हाँ पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इतना। इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा अंदर होगा। और पांचवा पॉइंट है कि क्या है कि इसके ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो है इसके 5 पॉइंट। और इसका 6 पॉइंट है जो भी इंपोर्टेंट है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। रब कर दूं, छह पॉइंट है इसके कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो आपको ये चीज पता है कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली, वो सारी प्रॉपर्टीज में काम आ जाएगी। सबसे पहले ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। सिग्मा क्या होता है, जीरो। चार्ज भी क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। मान लो इसके अगर सरफेस पे चार्ज होता है, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे। और सरफेस पे चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर। ई का मतलब जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जीरो का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने की उतने क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की क्या है, इक्वल है बॉडी के। तब अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो। कहाँ, अंदर। क्यों होगा, इस चीज का मीनिंग बता रही हूँ। बाहर तो चार्ज है आपको पता है, लेकिन अंदर चार्ज क्यों जीरो है, क्यों, क्योंकि अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने के उतने क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब देखो शील्डिंग क्या कहती है। अगर आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करो, अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या फिर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखो, तो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखती हूँ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही हूं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे होगा क्या, सिचुएशन दिखा रही हूँ, यही सिचुएशन आगे यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो होगा क्या, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है होगा क्या, जो चार्ज ऐसे थे, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कहाँ अप्लाई की, यहाँ से तो प्लस से माइनस की ओर। तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया कहाँ से, ये प्लस है, और यहाँ क्या होता है, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस, और यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, सारे इधर चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होकर ऐसे चले जाएंगे। अभी भी देख लो, अभी भी बॉडी न्यूट्रल है, दोनों इक्वल है। बस हुआ क्या, अपनी जगह को क्या कर लिया, शिफ्ट। क्यों, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया, पहले ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते आते, पॉजिटिव बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव के और सारे क्या चले जाएंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव के और सारे क्या जाएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगा रखा है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है वो कैसे है, ऐसे, और अंदर वाला कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाएगा। अब बताओ, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाला इलेक्ट्रिक, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं इस पार्ट में। इस पार्ट के अंदर जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। इक्वल होते ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वापस से जीरो। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है उतना का उतना क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को, अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो उतना का उतना ये अंदर भी जनरेट कर रहा है। टोटल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करते ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीज काम कब आती है, देखो गाड़ी होता है ना, ये इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, गाड़ी के अंदर। कैसे, आपकी जो गाड़ी होती है, यहां बता रही हूं, ये जो गाड़ी होती है, अपनी गाड़ी बना रहे, चलो मैं इसको रख करके बड़ी गाड़ी बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे।
गाड़ी बनाती हूँ। गाड़ी क्या होती है? मेटल का कवच होती है। चलो रेडी गाड़ी बना दूं। ये आपकी गाड़ी है। पूरा का पूरा यहाँ जो कोट किया जाता है, इसको कोटिंग यहाँ पे जो कोटिंग की जाती है वो कौन से चार्ज की जाती है? मेटल की कोटिंग की जाती है इस गाड़ी पे। यहाँ पे मेटल की कोटिंग क्यों की जाती है वो भी बताऊंगी। अब मेटल की कोटिंग कर दी, इसका मतलब आप क्या समझ गए? यहाँ मेटल की कोटिंग कर दी तो आप क्या समझ गए? क्या समझ गए कि अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने के उतने क्या है? नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम कहा जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, अचानक से बारिश आ जाए या बिजली गिर जाए, बिजली गिरने का मतलब, बिजली गिरना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। यहाँ क्या आ जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये मान लो यहाँ से बिजली आ गई ऊपर इस गाड़ी के ऊपर, तो फिर भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली से बचना है तो वो एक गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाए, वो सेफ रहता है। क्यों रहता है वो देखो। उसी को शील्डिंग कहते हैं। शील्डिंग का मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक केविटी बनाना जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? न्यूट्रल हो। अब देखो जैसे ही क्या आएगी, यहां से बिजली गिरती है तो होता क्या है कि गाड़ी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, बिजली ऐसे आ रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ नहीं हुआ। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी ओर? नेगेटिव की ओर। तो ये सारे के सारे किधर चले जाते हैं? ऐसे। और नेगेटिव कहाँ चले जाते हैं? पॉजिटिव की ओर। और पॉजिटिव कहाँ आते हैं? नेगेटिव की ओर। ऐसे। और ये कहाँ चले जाएंगे? और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ऐसे। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा था, इनसाइड ये हो गया। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रहा है लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो बाहर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो तो मरेगा ही, लेकिन अगर यहाँ इसके अंदर है तो यहाँ आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गाड़ी के अंदर कितना हो गया? जीरो। जीरो होते ही अंदर कोई बैठा हुआ व्यक्ति क्या रहेगा? सेफ रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब कंडक्टर के अंदर जितना, अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आउट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या जनरेट कर लेता है? अंदर। ई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे एक जनरेट कर लेता है, जिसके कारण टोटल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। चार्ज भी कितना हो जाता है? जीरो। और इसी को क्या कहते हैं? शील्डिंग।